नमस्कार, आप सबको स्वागत है आपका क्रिस क्रॉस क्लासेस के चैनल पे, जहां आज हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 12वीं के इतिहास का 13 चैप्टर जो कि है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। ये हमारा पार्ट 1 होने वाला है और बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, क्योंकि इस चैप्टर से संबंधित सारी जानकारी आज हम इस पार्ट में मतलब इस चैप्टर में हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। पार्ट 1 से हम स्टार्ट करते हैं और साथ ही साथ डिटेल नोट्स का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिटेल नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्विजेज एंड फॉर अदर कंटेंट यू कैन विजिट ऑन आवर ऑफिशियल वेबसाइट नेम क्रिस क्रॉस क्लासेस .in। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो यहाँ पे कुछ मुख्य बिंदु हैं जो इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो एक बार देख लेते हैं, नजर मार लेते हैं। तो सबसे पहले महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। गांधी जी और दक्षिण अफ्रीका, मतलब वहां पे जो उन्होंने आंदोलन चलाया था, स्वदेशी आंदोलन। गांधी जी का भारत आगमन, जब गांधी जी भारत में आए थे उसके बाद ही उन्होंने भारत में कार्य करने शुरू किए थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, रोलेक्ट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन, चोरी चोरा की घटना, गांधी जी एक जन नेता के रूप में जब उभरे थे वो भी डिस्कस करेंगे। साइमन कमीशन, लाहौर अधिवेशन, नमक सत्याग्रह, नमक यात्रा के परिणाम, पहला गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता, दूसरा गोलमेज सम्मेलन, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, कांग्रेस और मुस्लिम लीग कैबिनेट मिशन, भारत की स्वतंत्रता, गांधी जी के अंतिम क्षण और गांधी जी को जानने के स्रोत। ये सारे के सारे टॉपिक्स आज हम इस चैप्टर के माध्यम से समझने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से जो कि महात्मा गांधी का है। तो गांधी जी का जन्म 1869 में गुजरात के क्षेत्र पोरबंदर में हुआ था। ये तो काफी बच्चों को पता भी होगा। गांधी जी के पिताजी का नाम करमचंद एवं उनकी माता का नाम था पुतलीबाई। गांधी जी का पूरा नाम जो था वो मनमोहन दास करमचंद गांधी था। पेशे से गांधी जी एक वकील थे। 1888 में गांधी जी अपनी वकालत की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए। 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए, जहां पर उन्होंने आंदोलन चलाया था। गांधी जी और दक्षिण अफ्रीका के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। भाई, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को रंगभेद का सामना करना पड़ा था। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में लगभग 20 साल बिताए और रंगभेद का खुलकर विरोध किया एवं दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले काले लोगों को इस भेदभाव से आजादी दिलाई थी। गांधी जी 1915 में वापस भारत आए। दक्षिण अफ्रीका में बिताए 20 सालों ने ही गांधी जी को महात्मा बना दिया। गांधी जी द्वारा हिंसात्मक विद्रोह के तरीके सत्याग्रह का इस्तेमाल सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में ही किया गया था। अब यहाँ पे थोड़ी सी और बातें समझ लेते हैं कि भाई, जब गांधी जी जा रहे थे अपनी वकालत के लिए, जब आउट ऑफ कंट्री जा रहे थे, तो वो फर्स्ट टायर में बैठे थे, ट्रेन के फर्स्ट टायर में बैठे हुए थे। तो उसके अंतर्गत क्या हुआ था कि उनको वहां से उस डब्बे से निकाल गया था, मतलब जो पहला कोच था वहां से उनको निकाल दिया गया था, सिर्फ इसलिए वजह से क्योंकि वो काले थे। वो जो कोच था वो सिर्फ गोरे लोगों के लिए रिजर्व था। तो गांधी जी उसी डब्बे में बैठे हुए थे, हालांकि टिकट भी उनकी उसी डब्बे की थी, लेकिन फिर भी वहां पर लोगों द्वारा फोर्स किया गया, गोरे लोगों द्वारा, कि आपकी ये जगह नहीं है, ये काले लोगों की जगह नहीं है। उनको धक्का मार के निकाल दिया गया। गांधी जी ने बदला लेने के लिए, मतलब यहाँ पर, मतलब जो आप बोल सकते हो कि जो उनका अधिकार था वो अधिकार पाने के लिए उन्होंने क्या किया, लेटर लिखा और अपना अधिकार वापस पाया और दोबारा उसी कोच में उन्होंने यात्रा भी की जहां पर बाकी गोरे लोग यात्रा कर रहे थे। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका पहुंचे थे, जहां पर जस्ट अभी हमने डिस्कस किया 20 साल बिताने के बाद उन्होंने खुलकर रंगभेद का विरोध भी किया था और बोल सकते हो कि रंगभेद जो था उसके खिलाफ आवाज उठाई थी और आजादी भी दिलाई थी। आप बोल सकते हो कि काफी हद तक गांधी जी जो थे दक्षिण अफ्रीका में वहां पर आंदोलन वगैरह भी चलाए थे। आगे हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं भारत और आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। भारत में 1905 से 1907 तक स्वदेशी आंदोलन चला था। इस आंदोलन के मुख्य नेता थे लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाल पाल पाल आप बोल सकते हो, ठीक है। आगे हम डिस्कस करते हैं। इन तीनों को लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ हिंसा का रास्ता अपनाने की सिफारिश की थी, लेकिन गांधी जी बिल्कुल इनके विपरीत थे। गांधी जी नहीं चाहते थे कि किसी भी प्रकार की हिंसा यहाँ पे दिखाई जाए, मतलब भारत में अगर आंदोलन चलाया जाए तो उसमें किसी भी प्रकार की हिंसा हो। वो सिर्फ इसलिए नहीं चाहते थे हिंसा, क्योंकि अगर हिंसा होगी तो उसमें भारतीय लोग ही मारे जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। अंग्रेजों के पास गोला बारूद बड़े पैमाने पे था, इसलिए गांधी जी ने कभी भी हिंसात्मक तरीका नहीं अपनाया और उन्होंने अहिंसा पर ज्यादा बल दिया था। गांधी जी का भारत आगमन, जैसे हमने बात की थी, दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने रंगभेद के खिलाफ आवाज उठाई थी, तो भारत में भी उनका नाम बहुत ज्यादा हुआ था कि कोई व्यक्ति बाहर जाकर आंदोलन चला रहा है, उसमें वो सक्सेस भी हो रहे थे, तो इसलिए उनको भारत में बुलाया गया। भारत में गांधी जी 1915 में आए थे। भारत में आकर गांधी जी ने देखा कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था बहुत ही ज्यादा बदल चुकी थी। बदली हुई स्थिति को देखते हुए गांधी जी ने अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से सलाह ली कि उन्हें क्या करना चाहिए। गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह दी, ताकि वह ब्रिटिश भारत को अच्छे से समझ सके
यहाँ के लोगों से रूबरू हो सके। क्योंकि जैसे हमने बात की थी कि जब गांधी जी भारत में आए थे तो उन्होंने देखा कि भारत जो है वो बदल चुका है। यहाँ पे लोग हिंसा के तरीके जो है अपनाना चाह रहे हैं। अंग्रेज जो है वो इनसे हिंसात्मक तरीकों को दबाना भी चाहते थे। तो गांधी जी ने सोचा क्यों ना इसको थोड़ा सा बदल दिया जाए। तो उन्होंने क्या किया कि उनके जो गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, उनसे उन्होंने पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि 1 वर्ष तक आप ब्रिटिश भारत की यात्रा करो, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि यहाँ की स्थिति क्या है और आपको क्या करना चाहिए। आगे है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। फरवरी 1916 में गांधी जी को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि गांधी जी ने जो दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन किया था, ठीक है, उसी वजह से यहाँ पर इनको बुलाया गया कि आप क्या करो, इसका उद्घाटन करो। आप बोल सकते हो मुख्य अतिथि थे। इस समारोह में आमंत्रित लगभग सभी लोग अमीर तबके के थे, अमीर लोग ही थे सारे के सारे। यहाँ पर जब गांधी जी के भाषण देने की बारी आई तो उन्होंने अन्य लोगों की तरह अपनी प्रशंसा या लोगों के सम्मान में कोई बात नहीं कही। उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस अमीरों से भरी सभा में मैं क्या कहूं, क्योंकि यहाँ पर देश के सबसे महत्वपूर्ण यानी गरीब लोग तो हैं ही नहीं। अपने पूरे भाषण के दौरान गांधी जी ने गरीब लोगों के लिए चिंता प्रकट की और कहा कि गरीबों और किसानों के बिना भारत को मुक्त कराना लगभग असंभव है। तो जो अमीर लोग थे, जैसे हम बात करें कि जो मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था गांधी जी को, और वहां पर जितने भी लोग थे वो सारे के सारे अमीर थे, गरीब तो लोग वहां पे थे ही नहीं। तो गांधी जी को ये बात थोड़ी सी पसंद नहीं आई। उन्होंने बोला मैं क्या भाषण में बोलूं, जब यहाँ पर मुख्य लोग ही नहीं है भारत के, तो यहाँ पर भाषण देने का क्या ही फायदा। आगे हम बात करेंगे 1917 से 1919 की घटना। 1917 में गांधी जी ने बिहार के एक जिले चंपारण में किसानों की स्थिति को सुधारने के प्रयास किए। चंपारण के किसान नील की खेती किया करते थे। गांधी जी ने उनके पक्ष में अदालत में मुकदमा लड़ा और किसानों को मुआवजा दिलाया। 1918 में गांधी जी मुख्य रूप से गुजरात में 2 आंदोलन से जुड़े हुए थे। पहला, अहमदाबाद में कपड़ों की मिल में काम करने वाले कामगार काम करने की बेहतर स्थिति के लिए आंदोलन कर रहे थे, इसमें गांधी जी भी शामिल हुए। दूसरा, खेड़ा में किसानों की फसल चौपट हो जाने के बावजूद भी अंग्रेजों द्वारा पूरा कर मांगा जा रहा था। यहां गांधी जी ने किसानों की कर्ज माफी की बोल सकते हो अगुवाई की और उनका समर्थन भी किया। तो यहाँ पे ये जो आंदोलन चलाए गए थे, जैसे हम पहले आंदोलन के बारे में बात कर रहे हैं ना कि काम की स्थिति, क्योंकि उस समय काम जो था वो ज्यादा घंटों तक कराया जाता था, ओवर टाइम भी कराया जाता था, और उनकी जो इनकम थी वो ज्यादा खासा अच्छी नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया था, आंदोलन वगैरह कर रहे थे और गांधी जी भी इसमें शामिल हो गए थे। दूसरा जो हम डिस्कस कर रहे हैं, किसानों की जो फसल थी वो पूरी तरह से खराब हो गई थी। अब फसल खराब होने के बाद भी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो ये कह रही थी कि हमारे को कर तो चाहिए, जैसे भी आप लेके आओ, एनी हाउ कैसे भी हमारे को कर चाहिए चाहिए। तो गांधी जी ने देखा भाई अब फसल तो चौपट हो गई है तो वो कर कहां से लाके देंगे। तो उन्होंने क्या किया, उनके लिए आवाज उठाई और उनके लिए बोला कि भाई इनका जो कर्ज है वो माफ कर दिया जाए। आगे हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं रॉलेट एक्ट के बारे में। 1914 से 18 में हुए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने भारत में प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया और बिना किसी जांच और मुकदमे के लोगों को जेल में डालने की अनुमति दे दी थी। मतलब जो भी अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाएगा उनको सीधा जेल में डाल दिया जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद सर सिडनी रॉलेट एक्ट की अध्यक्षता में एक समिति को बनाया गया और इस समिति ने भी इस व्यवस्था को आगे जारी रखने की सिफारिश की। इस तरह 1919 में अंग्रेजों द्वारा रॉलेट एक्ट को पास किया गया। इस एक्ट के अनुसार किसी भी विद्रोही को किसी भी प्रकार की जांच किए एवं मुकदमा चलाए बिना बंदी बना लिया जाएगा। मतलब जैसे हम बात करें ना, गांधी जी आंदोलन चला रहे थे, ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा लगने लग गया कि भाई अगर बाकी लोग भी जुड़ने लग गए, अगर बाकी लोग भी विद्रोह करने लग गए, हमारे से अपोज करने लग गए या फिर अपोजिट जाने लग गए, तो हमारा जो यहाँ पर राज है वो कम होने लग जाएगा या फिर लोगों के मन में डर जो है कम होने लग जाएगा। तो उन्होंने एक निर्णय लिया, रॉलेट एक्ट लागू किया। रॉलेट एक्ट के अनुसार उन्होंने बोला कि अगर कोई भी व्यक्ति आपको ऐसा मिलता है जिस पे आपको शक है, उसको सीधा आप जेल में डाल दो, उस पर किसी भी प्रकार का मुकदमा नहीं चलाया जाएगा या फिर किसी भी प्रकार की बातचीत उससे नहीं सुनी जाएगी। अगर आपको शक है तो सीधा जेल में डाल दिया जाएगा। तो ये रॉलेट एक्ट जो था वो अंग्रेजों द्वारा पास किया गया था। पूरे देश में रॉलेट एक्ट का बड़े स्तर पर विरोध किया गया और गांधी जी ने इस विरोध का खुलकर समर्थन भी किया। पूरे देश में बंद लागू कर दिया गया, मतलब पूरा देश जो था वो बंद हो गया। सभी दुकानें, बाजार, स्कूल आदि बंद कर दिए गए और पूरे देश में सन्नाटा सा छा गया। सिर्फ किसकी वजह से? रॉलेट एक्ट की वजह से, क्योंकि रॉलेट एक्ट किसी को भी पसंद नहीं आया था। रॉलेट एक्ट का सबसे बड़ा बढ़ चढ़कर बोल सकते हो विरोध जो था वो पंजाब में किया गया, क्योंकि पंजाब के लोगों ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों की तरफ से युद्ध में हिस्सा लिया था।
पहला विश्व युद्ध था। अब पहले विश्व युद्ध में अंग्रेजों को सेना में भर्ती करने के लिए लोग चाहिए थे। अब लोगों को शामिल करने के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण रूप से पंजाब के लोगों को चुना। पंजाब ने उनका समर्थन भी किया। अब पंजाब ने समर्थन किया, पंजाब को ये एक्सपेक्टेशन थी कि एक अंग्रेज जो है उनको क्या देंगे, तोहफे देंगे या फिर उनको सम्मानित करेंगे, लेकिन बिल्कुल इसके अपोजिट हुआ। वो कैसे हुआ था वो आगे आपको समझ में आ जाएगा। आगे हम यहाँ पे बात करते हैं, इस योगदान के बदले पंजाब के लोगों ने अपने लिए इनाम की अपेक्षा कर रहे थे और इसके बदले अंग्रेजों ने उन्हें रॉलेट टैक्स दिया। इस वजह से बहुत ज्यादा वो नाराज हो गए। पंजाब में विरोध का समर्थन करने के लिए गांधी जी पंजाब के लिए रवाना हुए, लेकिन रास्ते में ही उनको क्या किया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। रास्ते में ही उन्हें और कांग्रेस के कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि गांधी जी जो थे एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में उभर रहे थे। आगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। अप्रैल 1919 में अमृतसर में स्थित जलियांवाला बाग में काफी सारे लोग रोलेट एक्ट के विरोध में इकट्ठा हुए। इन लोगों के विरोध को बढ़ता हुआ देखकर अंग्रेजी ब्रिगेडियर जनरल डायर ने इन सभी लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। लगभग 400 से ज्यादा लोग इस गोलीबारी में मारे गए और जलियांवाला बाग हत्याकांड की खुलकर आलोचना हुई। अब यहाँ पे समझिएगा कि यहाँ पे पंजाब के दो प्रमुख नेता थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सैफुद्दीन किचलू। ये भी क्या कर रहे थे, ये भी इस एक्ट का विरोध कर रहे थे, जिनको क्या किया गया, अंग्रेजों द्वारा जेल में डाल दिया गया था। पहली बात तो ये हो गया कि भाई लोग जो थे इनसे बहुत ज्यादा नाराज थे। दूसरा ये था कि जलियांवाला बाग में लोग इसलिए भी इकट्ठे हुए थे क्योंकि उस समय बैसाखी का मेला चल रहा था, और यही सब देखते हुए जनरल डायर को पता था कि लोग यहाँ पर इकट्ठा होंगे और वो अपनी सेना के साथ पूरी तरह से तैनात था। जैसे ही सारे लोग इकट्ठे हुए, उसने अपने सैनिकों को आदेश दे दिया कि सबको भून डालो, और सबके ऊपर उन्होंने गोलियां चलवा दी। आगे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे असहयोग आंदोलन के बारे में। असहयोग का मतलब समझिएगा, सहयोग हटा दो, सहयोग आंदोलन मतलब सहयोग ना करना। असहयोग मतलब जो अंग्रेजी हैं, अंग्रेज जो लोग हैं उनका सहयोग ना करना। सन 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की कि गांधी जी ने बोला कि जितने भी अंग्रेजी वस्तु हैं उन सबको खरीदो ही मत। उनका मानना यह था कि अगर हम अंग्रेजी वस्तु को नहीं खरीदेंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब अंग्रेजी लोग जो है यहाँ से चले जाएंगे। इस आंदोलन के तहत गांधी जी ने सभी भारतीयों से अंग्रेजों के सभी सामानों एवं सेवाओं को त्यागने के लिए अपील की। उन्होंने विद्यार्थियों से अपील की कि वह स्कूल ना जाएं, वकीलों से अपील की अदालत ना जाएं, किसानों से अपील की कि वह कर चुकाना बंद कर दें। यह आंदोलन बड़े स्तर पर सफल भी रहा। अवध के किसानों ने कर चुकाना बंद कर दिया। 1921 में देश में 396 हड़तालें हुई और इन हड़तालों में लगभग 6 लाख मजदूर शामिल हुए। विद्यार्थियों ने स्कूल और कॉलेज जाना बंद कर दिया। वकीलों ने अदालतों का बहिष्कार कर दिया। उत्तरी आंध्र की पहाड़ियों में जनजातियों ने वन्य कानून को मानने से मना कर दिया। 1857 की क्रांति के बाद पहली बार किसी आंदोलन ने अंग्रेजी शासन को हिलाकर रख दिया था। अब यहाँ पे 2-3 पॉइंट आप और समझिएगा। असहयोग आंदोलन जो था वो काफी हद तक सफल भी रहा था, जहां पे अंग्रेजों का सहयोग ना करना इनकी मुख्य भूमिका थी। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा याद रखना होगा कि गांधी जी की पुस्तक का नाम था हिंद स्वराज, ठीक है। अब हिंद स्वराज के अनुसार ही उन्होंने ये बोला था कि अगर हम अंग्रेजों को सहयोग देना बंद कर दें तो 1 साल के भीतर अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाएंगे, तो इसलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया था, राइट। और यहाँ पे जो बात बोली गई है, उत्तरी आंध्र की पहाड़ियों में जनजातियों ने वन्य कानून को मानने से मना कर दिया था। वन्य कानून क्या है? वन्य कानून के अंतर्गत ये तय कर दिया गया था कि कोई भी व्यक्ति जो है बिना किसी अनुमति के जंगलों से लकड़ी, फल फ्रूट या फिर शिकार नहीं कर सकता है। अगर वो ऐसा करेगा तो उसको दंडित किया जाएगा या फिर उसको दंड दिया जाएगा। 1857 की क्रांति के बाद पहली बार एक ऐसा आंदोलन था जो कि अंग्रेजी सत्ता को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। अब यहाँ पे चोरी चोरा और असहयोग आंदोलन क्या है? फरवरी 1922 में संयुक्त प्रांत के क्षेत्र चोरी चोरा के एक पुलिस स्टेशन में किसानों के एक समूह ने आग लगा दी। इस आग की वजह से कई पुलिस वालों की जान चली गई। गांधी जी ने इस हिंसा का विरोध किया और अपने असहयोग आंदोलन को वापस लेने के लिए बोल दिया। इस तरह असहयोग आंदोलन का अंत हो गया। हालांकि असहयोग आंदोलन जो था वो काफी अच्छा चल भी रहा था, लेकिन बाद में ये खत्म भी हो गया था। और एक और चीज आपको याद रखनी है, असहयोग आंदोलन के साथ खिलाफत आंदोलन भी जुड़ा था। कौन सा? खिलाफत आंदोलन। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं भाई असहयोग आंदोलन के बाद क्या हुआ। असहयोग आंदोलन समाप्त होने के कई वर्षों बाद तक गांधी जी राजनीति से दूर रहे। उन्होंने अपने समाज सुधार कार्यों पर ध्यान दिया। उन्होंने अपना ध्यान समाज में स्थित कुरीतियों को खत्म करने, समाज को सशक्त बनाने पर केंद्रित किया। उन्होंने छुआछूत एवं अमीर और गरीब के भेद को समाप्त करने का बहुत ज्यादा प्रयत्न किया। देश के लोगों को सशक्त बनाने के लिए लोगों को घर में बने कपड़े पहनने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने चरखे का बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर
प्रचार भी किया था। तो असहयोग आंदोलन क्या था? असहयोग आंदोलन के बाद क्या हुआ? रोलेक्ट एक्ट किया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड किया था, गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलन जो अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी, राइट। तो गांधी जी जो थे वो बहुत अच्छा कार्य भी कर रहे थे और महत्वपूर्ण रूप से आप बोल सकते हो कि हमारी आजादी के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। चलिए आगे हम बात करते हैं भाई, यहाँ पे गांधी जी एक जन नेता के रूप में, भारत में गांधी जी एक जन नेता के रूप में उभरे। उन्होंने अपने आंदोलन में केवल अमीर वर्ग को ही शामिल नहीं किया, बल्कि उन्होंने गरीब वर्ग जैसे किसान, श्रमिक और कारीगरों को भी बराबर हिस्सेदारी रखी। गांधी जी को यह पता था कि देश में अमीरों की संख्या केवल मुट्ठी भर है और इतने से अमीर लोगों के साथ अंग्रेजी शासन को हिला पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। इसलिए उन्होंने देश के सभी लोगों को आंदोलन में शामिल किया ताकि वे अंग्रेजी शासन को जड़ से खत्म कर सकें। और सिंपल सी बात है कि भाई अमीरों की संख्या कम थी और गरीबों की संख्या जो थी वो बहुत ज्यादा थी, इसलिए गांधी जी ने जो बाकी के जो लोग थे उनको भी जोड़ने का काफी ज्यादा प्रयत्न किया। गांधी जी के प्रयासों के कारण हजारों की संख्या में किसान, श्रमिक और कारीगर आंदोलन में शामिल हुए। सभी आंदोलनकारियों ने गांधी जी का सम्मान पूर्वक, बोल सकते हो कि उनको महात्मा कहा और सम्मान पूर्वक उनके साथ भी चले और उनका बोल सकते हो कि भाई उनका साथ भी दिया था। आगे हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, गांधी जी ने भारत के सामान्य लोगों जैसे कि वेशभूषा अपनाई, जैसे सामान्य लोग अपनाते सामान्य वेशभूषा अपनाई ताकि वह खुद को सामान्य लोगों से जोड़ सके। अब गांधी जी जो थे वो गरीब तो थे नहीं, अच्छी खासी उनकी स्थिति थी। गांधी जी जो थे वो अच्छे कपड़े, वेस्टर्न कल्चर पहन सकते थे, वेस्टर्न कल्चर के कपड़े पहन सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो ऐसा दिखाना चाहते थे कि वो बाकी हिंदू लोग हैं उन्हीं की तरह हैं, सामान्य हैं, इसलिए उन्होंने सामान्य वेशभूषा अपनाई थी। जहां एक तरफ देश के अन्य नेता सूट बूट पहनते थे, वहीं गांधी जी एक साधारण सी धोती पहना करते थे। अपनी वेशभूषा और विचारधारा के कारण लोग गांधी जी को गरीब के मसीहा और हमदर्द के रूप में देखने लग गए। गांधी जी ने सदैव हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया ताकि आपसी मतभेद के कारण देश की आजादी में कोई बाधा ना आए, लेकिन बाधा तो आई थी, सबको पता है। गांधी जी ने स्वदेशी का प्रचार किया ताकि देश के लोगों का विकास हो सके। अपने कार्यों के कारण गांधी जी केवल राजनीतिक नेता ही नहीं बल्कि वह एक समाज सुधारक के रूप में भी पहचाने गए। कई सारे लोग जो थे वो महात्मा गांधी को भगवान के रूप में भी देखने लग गए थे। इन्होंने देश में स्वच्छता और आत्मनिर्भरता पर बहुत ज्यादा बल दिया, या फिर बोल सकते हो बहुत ज्यादा जोर भी दिया था। होप कि आपको यहां तक पहला पार्ट जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा जो भी हमने डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। वहां पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्विजेज और सारे के सारे चैप्टर के नोट्स हैं वो आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आप हमारा जीएस वाला चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्रिस क्रॉस क्लासेस जीएस वाला चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको जीएस से संबंधित सारी जानकारी मिलेगी। और साथ ही साथ अगर आप इंग्लिश में कमजोर हैं तो क्रिस क्रॉस क्लासेस इंग्लिश का चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहूंगा या फिर पूछना चाहूंगा, आप ये बोल सकते हो, जैसे कि हमने बात की थी, गांधी जी की पुस्तक का नाम था हिंद स्वराज। तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि गांधी जी की पुस्तक जो थी वो कब प्रकाशित हुई थी, उसका सन क्या था। ठीक है, तो मेरे ख्याल से तो काफी बच्चों को पता होगा, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।